ये अफगानिस्तान, और ये नहीं रहेगा। ये 1947 में आया है, 1947 के पहले ये रेखा नहीं थी। आप इसको भी हटा सकते हैं, ये भी नहीं, और ये हो गया अखंड भारत। अटक से कटक तक उड़ीसा के हाईकोर्ट वाले क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, अटक अफगानिस्तान का, और ये जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी, ये पूरा अखंड भारत आपका हो गया है। ठीक है, यहाँ पर है मगध महाजनपद। सारी प्रक्रिया को हम समझते चलेंगे और सीधा सीधा मेंस का एक लॉन्ग आंसर तैयार हो जाता है कि मगध महाजनपद के उद्भव के कारणों को समझाइए। तो क्यों मगध महाजनपद इतना ताकतवर हो गया, तो उसके कारणों को देखेंगे। सबसे पहले उसकी भौगोलिक अवस्थिति सबसे इम्पोर्टेंट है। भौगोलिक अवस्थिति, उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो उसको बहुत मारक बना देती है, और भारत का भले वो केंद्र नहीं है लेकिन भारत का केंद्र बन जाएगी कौन, मगध महाजनपद। एक समय भारत का शासन इसी मगध से चलेगा, इसी मगध से चलेगा, भारत की धुरी रहेगा ये मगध महाजनपद। तो इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है कि गंगा यमुना दोआब, जो आपका ये गंगा यमुना दोआब है, अच्छा उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ गंगा यमुना दोआब के निचले क्षेत्र में ये बसा हुआ है, तो इसको अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां मिली हैं। कृषि योग्य भूमि है, संसाधनों की प्रचुरता है, संसाधनों की प्रचुरता है, कृषि योग्य भूमि है, फसल उत्पादन सिंचाई के संसाधन है, फसल उत्पादन जबरदस्त है। यहाँ पर जनसंख्या को बढ़ने के लिए अनुकूल कारक हैं, यहाँ पर जनसंख्या को बढ़ने के लिए अनुकूल कारक हैं यहाँ पर। ये केवल हम भूगोल वाले भाग में बात कर रहे हैं, उसका एक कारक की अनुकूल भौगोलिक अवस्थिति, जिसमें सिंचाई की सुविधाएं हैं, जल की उपलब्धता है, और जल की उपलब्धता है तो कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि है तो अच्छी फसलें, और अच्छी फसलें हैं तो कहते हैं उत्पादन ज़्यादा होगा, अधिशेष उत्पादन होगा, और शिल्प कला उद्योगों का विकास भी होगा, और नगरीकरण की प्रक्रिया यहाँ तीव्रता से बढ़ेगी। ये सारी चीजें भूगोल में कहते हैं समाहित हो जाती हैं। और एक और चीज भौगोलिक अवस्थिति में आ जाएगी, इसकी जो राजधानियां थी वो सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। भूगोल में अर्थ भी समाहित हो जाएगा। जब आप भूगोल बात करते हो तो भूगोल में आर्थिक पक्ष की भी चर्चा होती है। तो ये जो लोकेशन है ये आर्थिक रूप से बहुत ही जबरदस्त है, और आगे चल के मगध सारे महाजनपदों से लीड ले लेगा। उसका एक कारक है ये, और कारक नहीं है। और दूसरे कारकों में सामरिक बोले तो रक्षा की दृष्टि से इसके दो जो किले हैं, राजगृही और पाटलिपुत्र, वो दोनों के दोनों, राजगृही और पाटलिपुत्र दोनों के दोनों सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। सामरिक रूप से आप बोलोगे क्या, तो बोले रक्षा के दृष्टि से राजगृही एक जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, 5-6 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, और पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है, इसलिए वहां पर आक्रमण करना आसान नहीं है। राजगृही का जो दुर्ग है वो उसे अभेद बनाता है। और ऐसे ही जो पाटलिपुत्र है वो 2 से 3 नदियों के संगम पर है, जिसकी रचना उदयन ने, उदयभद्र ने की थी, और बाद में मगध महाजनपद की स्थायी राजधानी बन गया था पाटलिपुत्र। ध्यान रखना, तो ये एक जल दुर्ग है। 2 से 3 ओर से गंगा यहाँ मिलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी यहाँ मिलती है, और पुनपुन नदी का भी कहते हैं संगम यहाँ होता है। तो जो पाटलिपुत्र का दुर्ग है वो 3 ओर से नदियों से घिरा है। तो अगर किसी के पास जल सेना होगी तभी वो पाटलिपुत्र पर अटैक
कर पाएगा। और उस समय जल सेना, नौसेना का होना थोड़ा सा दुर्लभ है। तो मगध के शासक तो आक्रमण कर देते थे, लेकिन दूसरे शासक मगध पर आक्रमण करने में संभव नहीं थे। तो ये सामरिक एडवांटेज मिली थी किसको? मगध को। तो ये भौगोलिक हमने बात कर ली, पूरी भौगोलिक हमने बात कर ली। भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक आर्थिक कारक जो कि मगध के उद्भव के लिए इंपॉर्टेंट थे। सामरिक स्थिति मगध की, सामरिक स्थिति, सामरिक बोले तो रक्षा की दृष्टि से भी उसके किले जो थे वो बहुत जबरदस्त सामरिक थी। अच्छा, सामरिक में हम आपको एक चीज बताएं, जैसे यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रही कि पाटलिपुत्र पर अटैक नहीं कर सकते थे। आज की दुनिया में या पिछले समय में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के समय में, यहाँ हम मैप नहीं बना सकते वर्ल्ड का, लेकिन आप ध्यान रखना कि ब्रिटेन जो था, ग्रेट ब्रिटेन, वो समुद्र के बीचों बीच है, द्वीप है। तो यूरोप के दूसरे देशों पर तो आक्रमण कर देते थे, ब्रिटेन को छोड़ के। ब्रिटेन पर आक्रमण नहीं कर पाते थे, क्योंकि ब्रिटेन को आक्रमण करने के लिए उन्हें इंग्लिश चैनल को पार करना पड़ेगा और उन्हें मजबूत नौसेना चाहिए होगी, जबकि स्वयं ब्रिटेन की मजबूत थी नौसेना। तो यूरोप के दूसरे राष्ट्र कहते हैं ब्रिटेन पर आक्रमण करके उसको कभी तहस नहस नहीं कर सके, इसलिए ब्रिटेन का साम्राज्य पूरी दुनिया में था। अब ब्रिटेन को छोड़ दो, अब अमेरिका को देख लो। आज यूएसए, एक तरफ अटलांटिक महासागर और एक तरफ प्रशांत महासागर। अगर आपको यूएसए पर अटैक करना है तो आपको नौसेना या वायुसेना चाहिए पड़ेगी, जबकि उसके पास सेना भी मजबूत है। तो इसलिए आज भी वो भी पाटलिपुत्र की तरह अवैध रक्षा, अवैध जल दुर्ग है, जिस पर आक्रमण करने की व्यक्ति कभी सोच नहीं सकता। जबकि भारत जैसे देश पर उत्तर पश्चिम से कब से आक्रमण हुए हैं, उत्तर पश्चिम से भारत पर लगातार आक्रमण हुए हैं और भारत की संपदा को लूटा गया है। ऐसा अमेरिका और दूसरे देशों के साथ नहीं हुआ। उसके बाद भी भारत आज इतना संपन्न है, जिस देश को कहा जाता था सोने की चिड़िया, उस देश की उत्तर पश्चिम की सीमा उसके लिए थोड़ी सी हानिकारक सिद्ध हुई। जबकि हम एक देश बता रहे हैं, अमेरिका जिसे दुनिया की पावर माना जाता है, वो उस पाटलिपुत्र की तरह, उस मगध की तरह अभेद है। कभी कभी सामरिक और भौगोलिक परिस्थितियां भी किसी देश के भविष्य निर्माण में बड़ी भूमिका निभाती हैं। खैर, यहाँ हम चर्चा को विराम देंगे और आगे बढ़ाते हैं चर्चा को कि मगध के उद्भव में भौगोलिक अवस्थिति, सामरिक कारक, आर्थिक भौगोलिक अनुकूल परिस्थितियों के अलावा और क्या है जो मगध को उद्भव होने में सहयोग करेगा, अनुकूलता प्रदान करेगा, वो क्या है। एक चीज और है कि जो मगध वाला क्षेत्र है, इसमें जंगल जब लोहे से काटे गए और जंगल काटे गए तो जंगल में मिले हाथी। इस क्षेत्र में हाथी बहुत हैं और हाथियों से बनी गज सेना, और ये गज सेना और किसी महाजनपद के पास उपलब्ध नहीं थी। इसी गज सेना से डर गया था सिकंदर महान। वो तो पश्चिम के इतिहासकार उन्हें महान कहते हैं, और वो सिकंदर यहाँ झेलम नदी पर तो पूरब से लड़ेंगे, लेकिन व्यास नदी तक आते आते वो भारत से अपना मार्ग बदल देंगे। लौट गए थे व्यास नदी से, क्योंकि उन्हें मालूम था कि घननंद के पास बहुत बड़ी गज सेना है, और ये गज सेना मगध के कहते हैं सामरिक या सैन्य अस्त्र के रूप में बनी। और ये गज जो है वो किले का गेट तोड़ने में बड़ा माहिर है। आपने और भी फिल्मों में हाथी की बड़ी भूमिका देखी होगी, चाहे वो बाहुबली हो या कोई भी हो। तो गज सेना, और साथ में ये दलदल में भी चलने में सक्षम थे। तो इस गज सेना ने एक एडवांटेज प्रदान कर दी इसको, मगध महाजनपद को। तो और सामरिक चीजें जुड़ गई यार, गज सेना भी आ गई इनके पास, और किसी के पास गज सेना है नहीं। हालांकि साउथ में फिर भी हाथी बहुत हैं, लेकिन दक्षिण में कोई ऐसा ताकतवर महाजनपद नहीं था। ठीक है, एक चीज और है कि इस
वाले क्षेत्र में, जो झारखंड बिहार वाला क्षेत्र है, उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ लौह संसाधन प्रचुर मात्रा में है। खनिज संसाधनों में लोहे की भरमार है, और लोहे की भरमार है तो उसी लोहे से बनाए गए हथियार, गजसेना भी मिल गई, लोहा भी मिल गया, अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति भी है, सामरिक कारण भी है। अब एक चीज और जुड़ जाएगी, लोहा, इतना ज्यादा लोहा और कहीं नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि अवंती महाजनपद जो छत्तीसगढ़ वाले भाग को कवर करेगा, मध्य प्रदेश वाले भाग को कवर करेगा, वहां भी लोहा है, आज भी है। तो उनके पास लोहा था तो उनके पास भी हथियार थे, इसीलिए वो अवंती एक समय तक मगध की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार दिखा। बाकी के महाजनपद मगध की चुनौती का सामना नहीं कर सके, और मगध ने उन्हें अपने में समाहित कर लिया, और मगध महाजनपद से बन गया मगध साम्राज्य। और इतना बड़ा साम्राज्य कि वो आज के 4 देशों को अपने में शामिल कर लेगा। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अफगानिस्तान के अटक से लेके उड़ीसा के कटक तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, ये चारों थे, ध्यान रखना, चारों थे। और इस बात का प्रमाण इससे मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के तो कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन अशोक के सारे अभिलेख इस क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाती थे। तो ध्यान रखना, अशोक के अभिलेखों का मिलना चंद्रगुप्त मौर्य के अशोक के क्षेत्र की, अशोक सम्राट अशोक के क्षेत्र की पुष्टि करता है। कोई और प्रमाण तो नहीं है, लेकिन पुरातात्विक प्रमाण इतिहास में सबसे अकाट्य माने जाते हैं, और ये अकाट्य प्रमाण कहते हैं कि नहीं, वो भारतीय उपमहाद्वीप अखंड भारत की संकल्पना सही है, कहीं गलत नहीं है। और पहला भारत का साम्राज्य था मगध साम्राज्य। अब एक चीज और जुड़ जाती है मगध साम्राज्य के उद्भव के कारणों में। आप ध्यान रखना, अगर आप इन घटकों को बहुत अच्छे से सुनेंगे, जोड़ेंगे, तो एक अगर लॉन्ग आंसर कभी आता है या एक बहुत बड़ा प्रश्न लिखने आता है कि मगध महाजनपद के उद्भव के कारणों पर प्रकाश डालिए, तो आप मगध महाजनपद के उद्भव के प्रकाश को या कारणों को आसानी से बता सकते हो। अब एक चीज और जोड़ दो उसमें कि योग्य नेतृत्व, अगर लीडरशिप अच्छी ना हो, दिशा निर्देश सही ना मिले, मार्गदर्शन सही ना मिले, महत्वाकांक्षी लोग ना हो, तो उस राज्य का विकास नहीं होता है। एक समय तक महत्वाकांक्षा सही भी होती है, एक समय तक मार्गदर्शन की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वो मिला मगध को। मगध में 4 वंश हुए, मैं बताए थे, हर्यक, जिसमें होंगे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, फिर आएगा शिशुनाग वंश, जिसमें खुद शिशुनाग, उनके वंश के चर्चित कालाशोक, फिर आएगा नंद वंश, जिसमें महापद्मनंद सबसे चर्चित सम्राट, उन वंशों की भी चर्चा हम आज करेंगे, और फिर आपके कहते हैं घननंद, और घननंद को पराजित करने के बाद बैठेगा चंद्रगुप्त मौर्य, और वो चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के उत्तराधिकारियों को पराजित करेगा, और उसकी सीमा उत्तर पश्चिम भारत तक, आपके अफगानिस्तान तक पहुंच जाएगी, और अखंड भारत की संकल्पना अस्तित्व में आ जाएगी। और उन्हीं के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं